तो रिवीजन नोट्स, लेट्स स्टार्ट। रिवीजन नोट्स चैप्टर 2, राइटिंग एंड सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन और मेसोपोटामिया, मीनिंग देखते हैं इनका। सो लोकेशन एंड मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओके, इट लाइज बिटवीन टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर, जो आज का मॉडर्न डे इराक रीजन है, मतलब मॉडर्न इराक रीजन है, उसमें एक जगह है, मेसोपोटामिया नाम है उसका। वो दो रिवर्स के बीच में लाई कर रही है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स। तो यहाँ की विशेषता और क्या है कि फर्टाइल सोइल है, आइडियल फॉर जो कि फार्मिंग बोला है उसको, एंड राइज ऑफ अर्ली सिटीज। तो मेसोपोटामिया में सोइल क्या है, फर्टाइल है, जो कि क्या है, फार्मिंग के लिए आइडियल है। और ऐसे ही क्या होता है कि फर्टाइल सोइल है, फार्मिंग के लिए आइडियल है, तो एग्रीकल्चर होगा इसके कारण, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होगी। ओके, तो इन सब कारणों के, इन सब वजह से फर्टाइल सोइल एंड आइडियल फॉर फार्मिंग, सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उधर। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आगे मान लो कि इकोनॉमिक लाइफस्टाइल में और वेरिएशंस होगा। तो एग्रीकल्चर है, फिर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, एक क्या है कि जो नोमैडिक लाइफस्टाइल थी वो अब चेंज होके वो अब जैसे कि पेस्टोरल, जो नोमैडिक लाइफस्टाइल थी अब चेंज होके उसमें लोग क्या है कि एक जगह स्थिर होके रहने लग गए थे। तो जैसे विलेजेस, तो एग्रीकल्चर से मान लीजिए स्टार्टिंग में विलेज बने, और विलेजेस मान लो कि अपने खाने पीने के लिए उनको कुछ अपने एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस चाहिए। तो जो कुछ भी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता, इफ कि मतलब उनको अ, अपने ही सिर्फ जीवन यापन के लिए यूज करना होता, तो दैट वाज की सेल्फ सफिशिएंसी, जो विलेजेस में आमतौर पे देखी जा रही। अब अपने लिए उनको यूज करने के बाद में कुछ खाने के मतलब अपने खाने पीने के बाद में कुछ और उनके लिए, मतलब कि यदि कुछ शेष बच जाता, मान लो कि जो प्रोडक्शन का कंजम्पशन, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर का, कुछ एग्रीकल्चर और इससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें से कुछ मान लीजिए कि जो नीड्स है एक जगह की, मान के चल रहे हैं एक रीजन, उसको अभी विलेज या सिटी नहीं बोल रहे हम। तो वो जो रीजन है बेसिकली, उस रीजन में इफ जी इफ द नीड्स फॉर, जो पीपल की नीड है उनको हमने कंजम्पशन बोल दिया अभी। ओके, सो कंजम्पशन जो लेवल है, तो कंजम्पशन लेवल की हम बात करें अभी, तो जैसे कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो इफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, सो अपना है कि सेल्फ सफिशिएंट है वहाँ के लिए। तो ऐसा हमने देखा था विलेज की जो लाइफस्टाइल थी बेसिकली। लेकिन मेसोपोटामिया में जैसे फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, जो कि फार्मिंग के लिए आइडियल है, तो एग्रीकल्चर क्या हुआ, भरपूर भरपूर मात्रा में हुआ। तो भरपूर मात्रा में हुआ तो अब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा कंजम्पशन से। तो अभी भी क्या है, कुछ ना कुछ क्रॉप्स बच जाती थी, है ना। तो उसके वजह से मान लो कि आगे एग्रीकल्चर वो क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी शुरू हुई। उनका मतलब कि एक जो बची हुई, मतलब कि जो अ, बचा हुआ जो मतलब कि मार्जिन है, वो मान लो कि उससे धीरे 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 कमर्शियल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई, है ना। तो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो मान लो कि फिर अर्ली सिटीज की वहाँ पे शुरुआत हुई। सो फर्टाइल सोइल है उधर की, और जो कि फार्मिंग के लिए एकदम आइडियल है। इससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ी, और उनसे क्या हुआ फिर, जैसे और ये सारे कारण मिलके, सारे कॉजेज मिलके राइज ऑफ अर्ली सिटीज उधर देखने को मिला। तो अर्ली सिटीज और अर्बन लाइफ, तो रिवीजन के मतलब कि क्राइटेरिया से अपन सिर्फ आज ये चैप्टर जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। सो हाफ ईयरली रिवीजन के लिए सिर्फ है, बाकी डिटेल में आज स्टडी नहीं कर रहे। अर्ली सिटीज एंड अर्बन लाइफ, तो क्या था उधर का, मतलब कि अर्ली सिटीज और अर्बन लाइफ के बारे में। तो मेसोपोटामिया सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इंक्लूडिंग उरुक, पुर, किश, निपुर। तो मेसोपोटामिया में जैसे कि राइज ऑफ सिटीज हो रहा था, है ना। तो अर्बन जो लाइफस्टाइल होता जा रहा था, उनमें कुछ मतलब कि फर्स्ट सिटीज देखने को मिली। तो उरुक था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वहाँ की सिटी थी, है ना। ज्यादातर क्या है कि जो अर्बन लाइफस्टाइल था, अर्बन एक्टिविटीज थी, उरुक में देखने को मिल रही थी उधर। और उधर के कुछ शहर थे, पुर, किश, नुपुर। ओके, तो ये कुछ मतलब कि पहले शहर थे जो अपने को मतलब कि एक सिविलाइजेशन में देखने को मिले। तो जैसे आर्कियोलॉजी ने और सर्वे किए और उन्होंने फाइंडिंग्स करने की कोशिश की, तो जो फर्स्ट सिटीज मिली, आर्कियोलॉजी के जो वर्ल्ड फर्स्ट सिटीज मिले,
उरुक मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी थी उधर मेसोपोटामिया की, है ना, जो अर्बन जो कुछ भी एक्टिविटीज होती थी वो उरुक में ज्यादा हो रही थी। और कुछ और मतलब इंपॉर्टेंट शहर जो थे उर, किश और निपुर। तो फीचर्स क्या थी इन अर्ली सिटीज की? टेम्पल्स थे इधर जिनको जिगोराट्स बोलते थे, और ये क्या है, एज इकोनॉमिक प्लस रिलीजियस सेंटर्स। तो टेम्पल्स को इकोनॉमिक और रिलीजियस सेंटर्स की तरह यूज किया जाता था। एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे अपन चैप्टर में, तब हमने देखा था टेम्पल्स में क्या है कि अलग अलग क्या है कि जैसे ग्रेन इकट्ठा हो रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर किया जा रहा था, और मान लो कि वो देख रेख की जा रही थी, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो वहां से कंट्रोल किया जा रहा था। तो टेम्पल्स ऐसे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे ऐसे होने लगी। एक तो एग्रीकल्चर, जो ग्रेन वगैरह स्टोर हो रहा है, एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस और वहाँ पे स्टोर किए जा रहे थे, कंट्रोल भी किया जा रहा है। अभी जो किंग है या फिर जो रूलर है उधर का, तो वो रूलर अपने ऑफिसर्स को और अपने मतलब की जो पीपल है उनको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करता। तो उन सब चीजों के लिए मतलब कि एग्रीकल्चर की बात हुई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग क्या है कि टेम्पल के आसपास अपनी एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो टेम्पल क्या होता है, एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी उभर के आता है उधर, है ना। और दूसरा रिलीजियस सेंटर्स तो था ही, रिलीजियस एक्टिविटीज होना तो वो स्वाभाविक है, टेम्पल्स का पता है अपने को। तो यहाँ पे क्या था, स्टोरेज रूम्स फॉर ग्रेन थे और प्रेशियस गुड्स थे। तो ग्रेन को स्टोर करके रखते थे, और दूसरा कुछ प्रेशियस गुड्स थे, मान लो कि जैसे कोई ज्वेलरी है, लेपिस लेजुली है, और की जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ के प्रेशियस कोई स्टोन्स है, कोई जो कुछ भी ज्वेलरी वगैरह थी, है ना, और कुछ भी, या फिर कोई और कीमती प्रेशियस गुड्स थे, उनको स्टोर करके रखते थे टेम्पल्स में। क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी इधर, भाई हमने देखा था ड्यूरिंग द स्टडिंग ऑफ द चैप्टर। तो जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तब हमने ये देख लिया था कि धीरे धीरे लोग मान लो कि उधर आके इकट्ठा, तो उधर मतलब अपना काम शुरू कर दिया था कि उन्होंने, तो क्राफ्ट वर्कशॉप्स देखने को मिली टेम्पल्स में, कि लोग आ रहे हैं तो अपने साथ में वो काम कर रहे थे, जहाँ वो बैठ के काम कर रहे थे, जिन जगह पे काम कर रहे थे वो वर्कशॉप में तब्दील हो गई बाद में। मार्केट्स देखने को मिली ट्रेड की, तो ये सारी चीजें हैं उधर स्टोर की हुई। तो मार्केट भी अपने को देखने को मिली। तो मार्केट भी अपने को समझ में आ रहा है, चीजें स्टोर है उधर, गुड्स आर स्टोर्ड, सो मार्केट वाज ऑल्सो सीन देयर। हाउसेस देखने को मिले, स्ट्रीट्स देखने को मिली, और क्या है कि ओपन कोर्टयार्ड्स देखने को मिले। तो ये अर्ली सिटीज की कुछ एक विशेषताएं हैं। ओके, सो फीचर्स ऑफ अर्ली सिटीज वर टेम्पल्स, जिगोराट्स एज एन इकोनॉमिक प्लस रिलीजियस सेंटर्स थे। ड्यूरिंग दी एनसीईआरटी की जो हम स्टडी कर रहे थे, उस समय हमने देखा था टेम्पल्स को क्या किया जा रहा था, स्टोर वहाँ पे मतलब कि गुड स्टोर किए जा रहे थे, जैसे कि ग्रेन स्टोर किए जा रहे थे, या फिर और कुछ मतलब कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस स्टोर किए जा रहे थे, और उनसे बाद में जो कुछ भी मतलब ट्रेड किया जाता, तो टेम्पल एज मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा एक जिस तरीके से मतलब कि कंट्रोल भी किया जा रहा था किसको कितना मतलब कि जैसे ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब कारणों के चलते हुए क्या हुआ, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब नजरिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली जैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन मान लो टेम्पल्स के थ्रू किया जा रहा था, तो वो टेम्पल्स के थ्रू हुआ। और दूसरा एक हमने देखा कि जो पावर का सोर्स इधर मान लो टेम्पल होता है, यदि ऐसी व्यवस्था है तो। और दूसरा टाइप हमने एनसीईआरटी में रीड किया था कि सेकंड टाइप वाज कि इंपीरियल सेंटर। तो जो इंपीरियल पैलेस है राजा का, तो वहाँ पे किंग क्या है, पावर में किंग एज अ पावर है। और जैसे कि यदि ऐसे मतलब कि जो आमतौर पे हम देखते हैं कि साम्राज्य जो होते हैं, वो किंग क्या है, अपने सेंटर से उनको अपने इंपीरियल पैलेस, अपने महल से क्या करते हैं कि वो अपने फोर्ट से वहां से कंट्रोल करता है, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किंग। लेकिन तो दो वैरायटी हमने देखने को मिली। तो एक वैरायटी थी जैसे कि टेम्पल्स में चीजें स्टोर करना, उनको कंट्रोल करना, है ना, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। सो temples, ziggurats as an economic plus religious centers, है ना, फर्स्ट फीचर ऑफ द अर्ली सिटीज। सेकंड, स्टोरेज रूम्स फॉर ग्रेन एंड प्रेशियस गुड्स। तो ग्रेन्स के लिए स्टोरेज रूम थे उधर, और प्रेशियस गुड्स के लिए स्टोरेज रूम्स थे। ओके, देन क्राफ्ट्स वर्कशॉप हमने देखा उधर, मार्केट्स फॉर ट्रेड देखा, और हाउसेस, स्ट्रीट्स, ओपन कोर्टयार्ड्स उधर देखे हमने। ओके, अगेन लेट्स स्टडी। तो अर्ली सिटीज की फीचर्स, तो टेम्पल्स एज एन इकोनॉमिक प्लस रिलीजियस सेंटर्स कंफर्म, ये आ गया समझ में। स्टोरेज रूम्स थे ग्रेन के लिए, प्रेशियस गुड्स के लिए। ठीक है, तो स्टोर करके रखा जा रहा था ग्रेन को, और जो कीमती चीजें थी उनको स्टोर करके रखा जा रहा था। दूसरी अर्ली सिटीज की विशेषता, क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी, तो आर्टिजन्स थे उधर, कारीगर थे, तो हमने वो भी देखा, कोई पोट्री बनाने वाला है, कोई ज्वेलरीज का काम करने वाला है, तो क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी उधर, स्वाभाविक है। तो जो चीजें बनती थी, तो हमने ये भी देखा था डिवीजन ऑफ लेबर था, और कोई एक्सपर्टीज होती थी लोगों को, एक्सपर्टीज इन देयर ओन फील्ड। एक्सपर्टीज उनको अपने अपने फील्ड्स में थी। तो
मतलब जो अपना मतलब अपना अपना प्रोडक्ट बनाता तो उसकी मतलब कि फिर बाइंग एंड सेलिंग होती, तो उस उन कारणों से हमने देखा कि मार्केट्स फॉर ट्रेड देखने को मिली अपने को अर्ली सिटीज में। वहाँ पे हाउसेस देखने को मिले, स्ट्रीट्स देखने को मिली, और ओपन कोर्टयार्ड्स देखने को मिली। तो सिटीज में हाउसेस है ना, तो वो देखिए, स्ट्रीट्स देखी, और क्या है कि जो मतलब कि ओपन कोर्टयार्ड्स थे वो देखिए हमने। सिटीज ग्रू बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड सरप्लस। शहरों का उदय इसलिए हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है कि सरप्लस दे रहा था, है ना। एग्रीकल्चर में सरप्लस था बेसिकली, जब प्रोडक्शन क्या हो, कंजम्पशन से ज्यादा हो, ओके, तो कुछ सरप्लस बच जाएगा, यानी कुछ बचना। तो जितना कंजम्पशन यानी लोगों की जरूरत है ना, तो वो जरूरत भी उनकी पूरी होगी, लेकिन फिर भी अभी कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बचा हुआ है, तो दैट इज नोन एज सरप्लस। और यानी कि कुछ बच गया, यही बचा हुआ फिर बेचा जाता है। तो इस सरप्लस के कारण, एग्रीकल्चरल सरप्लस के कारण, ये क्या है कि शहरों का विकास हुआ था। शहर क्या है कि आगे मतलब कि और ज्यादा अर्बन होते जा रहे थे। तो मतलब कि जो बचा हुआ है उसकी फिर कोई मार्केट होगी, उसका उसकी वजह से कोई मार्केट में उसकी सेलिंग होगी, बाइंग होगी, है ना। तो इन सब यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन जाएगी उससे कुछ। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर ऑर्गेनाइज्ड। और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे, है ना, इनकी भी बात हमने देख ली थी। और दूसरा, और भी अलग क्वालिटी के, अलग तरह के जितने भी मतलब कि जो अलग क्वालिटी के जितने भी और गुड्स थे, उनको स्टोरेज किया जाता था एक जगह। और क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि उनका ऑर्गेनाइज था। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो स्टोर करके रखना, ये पहला भी मतलब कि मान लो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अच्छी तरीके से स्टोर करना ताकि वो खराब भी ना हो। फिर आगे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका, है ना। फिर मान लो कि एग्रीकल्चर का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को जो अथॉरिटी है, जो वहाँ का रूलर है, किस तरीके से अपने लोगों तक पहुंचाता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो जो जो उसके मतलब कि ऑफिशियल्स थे, जो जिन जिन ओहदों के जो ऑफिशियल्स थे, उनको उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग, है ना, एंड बाकी जो मतलब कि वहाँ पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, इवन की हर एक मतलब कि अ, हर एक मतलब कि जो ऑफिशियल्स से लेके हर एक पॉपुलेशन तक मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना होता, सो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज था बेसिकली। तो एक मतलब कि कुछ एक तरीके थे ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। तो वो मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को, बट ये देखना है। तो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इन चीजों का मतलब गुड्स का वो ऑर्गेनाइज था, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ट्रेड क्या एक्सपेंड होता है कि सरप्लस देखने को मिल रहा है अपने को, ओके। और अभी हमने बात की थी डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि हर एक क्या है कि अपने अपने काम में एक्सपर्ट है बेसिकली। तो वो अपने मतलब कि जो प्रोडक्ट बना रहा है कोई एक्सपर्ट अपने काम का, वो उसका मतलब कि फिर सेल भी करेगा। तो यानी कि, तो डिमांड है और फिर क्या है कि सप्लाई है बेसिकली। तो पहले मतलब कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, और वो कुछ विशेष लोग ही बना पा रहे हैं, फिर उसकी मतलब की सप्लाई होगी। तो डिमांड कितनी है वो मतलब की मार्केट, तो जैसे वहाँ पे लोगों की डिमांड ज्वेलरी की थी, ज्वेलरी के जो एक्सपर्ट थे वो ज्वेलरी बना रहे थे। और जो मतलब कि फिर डिमांड जितनी थी उसके अकॉर्डिंग मान लो को प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ज्वेलरी बनाने वाले अलग हो गई, लोहे का काम करने वाले अलग हो गए, है ना। तो इस तरीके से। और मान लो कि कोई सर्विसेज की बात करें, गुड्स को हटके, सर्विसेज में मान लो कि कोई लॉयर हो, है ना, कोई मतलब लीगल, उस समय की बात करें तो लीगल नॉलेज रखने वाला कोई हो, है ना। तो या फिर अपने कोई मेडिकल नॉलेज रखने वाला उस समय हो, तो वो अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करे, है ना। तो इस तरीके की मार्केट्स थी जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे थे। तो इनका सबसे पहला कारण तो वो देखने को मिला, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, डिवीजन ऑफ लेबर वाज आल्सो अ रीजन। तो डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसकी वजह से एक्सपर्ट थे लोग, एक्सपर्टीज थी लोगों को अपने अपने एरियाज में, है ना। तो एग्जाम्पल इसका जैसे कि ज्वेलरी मेकर, ज्वेलरी मेकर्स, जैसे कि मान लो कि लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ्स, ओके। मान लो कोई सर्विसेज देने वाले, तो यानी कि पीपल इन पे डिपेंडेंट थे बेसिकली। तो डिवीजन ऑफ लेबर है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर के कारण और दूसरा सरप्लस के कारण क्या है कि मार्केट उधर देखने को मिली, और वो एक मान लो कि कमर्शियल एक्टिविटीज या ट्रेड की एक्टिविटी शुरू हो गई, और वो धीरे धीरे क्या है कि आगे एक्सपेंड होती गई, है ना। तो ये फीचर्स है इन अर्ली सिटीज की। एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता गया जैसे जैसे ट्रेड फल फूल रहा है, तो मतलब कि उसको अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करने की भी जरूरत होती है फिर, बिकॉज जो ट्रेड से मनी आएगा या फिर जो इकोनॉमी में फायदा होगा, तो उसको मतलब कि वेल रेगुलेट करना, और उसकी वजह से आगे जो एक्सपेंशन हो सकता है, एक मतलब कि किंगडम है या फिर एक जो एरिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, उस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रखना चाहिए। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप, तो ये इसका विकास हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसलिए हो रहा है
कि मान लो अच्छा किंग है, अच्छा मतलब कि कोई रूलर है, तो वो ये चाहेगा कि उसका मतलब कि आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बहुत शानदार होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया गया था। तो बेसिकली कैश जो आ रहा है इन एक्टिविटीज से, वो कैश मतलब कि फिर क्या है, जैसे आगे डेवलपमेंट में यूज किया जाए, उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा बनाया गया था। इसलिए देखा हमने कि एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप, तो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ। टेम्पल्स और उनका क्या रोल था? टेम्पल्स वर रिलीजियस सेंटर्स, पॉइंट नंबर वन। सेंटर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रेन, दूसरा ग्रेन कलेक्ट किए जाते थे टेम्पल्स में। पहला अपने को पता है रिलीजियस सेंटर से। और फिर क्या है कि वेयर हाउसेस फॉर प्रोडक्ट्स, और अलग अलग किस्म के जो प्रोडक्ट्स थे उनको भी इधर स्टोर करके रखा जा रहा था। प्लेसेस वेयर ऑफिशियल्स मैनेज टैक्सेशन, ट्रेड एंड लैंड। और टेम्पल्स में क्या था, ऐसे कुछ जगह ही थी, ऐसे कुछ इधर जगहें थी जहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, टैक्सेशन मैनेज करते थे, ट्रेड मैनेज करते थे, और क्या है कि लैंड मैनेज करते थे बेसिकली, है ना। तो टेम्पल को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया जा रहा था। टेम्पल्स ओन्ड लैंड्स, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, वर्कर्स एंड लेबरर्स, यानी कि हमने देख लिया है टेम्पल्स वर, मतलब कि टेम्पल्स क्या है कि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोल दिया, चलो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जा रहा है टेम्पल से। तो मतलब कि उसमें फिर वो लैंड्स को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ना। लैंड्स कंट्रोल की जा रही है, हर्ड्स ऑफ एनिमल्स कंट्रोल किए जा रहे हैं, बिकॉज एनिमल्स क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सिंबल थे बेसिकली। एनिमल्स, तो उधर मान लो कि कोई एनिमल्स के मतलब कि जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, मिल्क की बात करें, मिल्क के जो जो उनको हिस्ट्री में मतलब कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिल्क से मतलब कि इवन मिल्क या मिल्क से आगे डेराइव्ड प्रोडक्ट, तो उनको मतलब कि नॉलेज हो। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट, तो मान लो कि इसके अलावा एनिमल्स के, मान लीजिए कि एनिमल्स को एज ए मीट सोर्स यूज किया जा रहा हो, तो फिर से मतलब कि एक मतलब कि ट्रेड बना, बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फर्स्ट मान लो कि डेयरी प्रोडक्ट की बात की, दूसरा मान लीजिए हमने बात की कि जैसे कि मीट प्रोडक्ट की बात की। ओके। और तीसरा मान लो कि जैसे कि कोई जगह है, ओके, तो जो पेस्चर लोग थे बेसिकली अपने एनिमल्स को चराने लेके जाते थे उधर, है ना। तो उनको मतलब कि अच्छी मतलब कि ग्रीन लैंड चाहिए होती थी, तो वो ग्रेजिंग एरिया वहाँ पे आते थे। किंग्स जो मतलब रूलर होते थे वहाँ के, उनसे पहले परमिशन लेते थे, नो डाउट, है ना। तो इस तरीके से उनके बीच में कुछ एक वो पेस्चर लोगों के बीच में, पेस्टरलिस्ट लोगों के बीच में, पेस्टरलिस्ट लोगों के बीच में और किंग के बीच में, या फिर उधर रूलर के बीच में, उस टेरिटरी के रूलर के बीच में अपने को ह्यूमन रिलेशन देखने को मिले, बेसिकली संबंध देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से एवरीथिंग वाज क्वाइट इंटररिलेटेड एट दैट टाइम। तो वर्कर्स एंड लेबरर्स, सो बेसिकली बात हर्ड्स ऑफ एनिमल्स की बात कर रहे थे हम, तो हर्ड्स ऑफ एनिमल्स कंट्रोल किए जा रहे थे टेम्पल्स के द्वारा। और उस समय एनिमल्स का एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था बेसिकली। वर्कर्स और लेबरर्स, इनको भी टेम्पल कंट्रोल कर रहा था। तो वर्कर्स का हम आइडिया लगा सकते हैं, लेबरर्स का कोई भी मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम हो, है ना, एक साम्राज्य विस्तार करना है या इवन कोई सिटी डेवलप होनी है, तो नो डाउट कंस्ट्रक्शन होगा। तो लेबर कहाँ से लेके आओगी, वर्कर्स कहाँ से लेके आओगी। या फिर इवन और कोई एक्टिविटी होनी हो, तो उसमें जो सबसे छोटी मतलब की पोजीशन होती है तो वर्कर्स या फिर मजदूरों की होती है। तो वर्कर्स और लेबरर्स, तो ये मतलब कि इनको कौन मतलब कंट्रोल कर रहा था, टेम्पल कंट्रोल कर रहा था, टेम्पल ओन कर रहा था। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की हम बात करें, तो मेसोपोटामिया हैड नो रेगुलर रेनफॉल, सो इरिगेशन वाज एसेंशियल। रेगुलर रेनफॉल नहीं थी मेसोपोटामिया में, इसलिए इरिगेशन पे ही सारा कुछ मतलब कि सिंचाई पे सब कुछ डिपेंडेंट था। तो फॉर दैट रीजन कैनल्स, डाइक्स एंड चैनल्स वर बिल्ट। तो जैसे कि रिवर है, रिवर से आगे मतलब और सोर्सेज निकल गए, कैनल्स निकल रहे हैं और चैनल्स निकल रहे हैं, डाइक्स निकल रही है, तो ये मतलब कि कुछ आगे हमको देखने को मिले, है ना। तो कैनल्स, नहर बना दी गई कहीं पे, और चैनल्स मान लो रिवर से आगे और ट्रिब्यूटरीज निकल रही है। तो इस तरीके से रिवर से आगे मतलब और कुछ मतलब कि जल के स्रोत निकल रहे हैं। तो ये सिंचाई के रूप में सिंचाई के साधन ये थे, भाई इनके ऊपर डिपेंडेंट था, रिवर्स के ऊपर, कैनल्स या नहरों के ऊपर। और जो रिवर से मान लो कि कुछ और मतलब कि आगे वाटर सोर्सेज निकले, सो दीज वर यूज्ड एज इरिगेशन। बिकॉज हमने देख लिया रेनफॉल सफिशिएंट नहीं, मतलब रेगुलर नहीं थी बेसिकली, उसके कारण क्या है कि इरिगेशन सिंचाई पे डिपेंड होना पड़ रहा था। दी होल कम्युनिटी वर्क टू मेंटेन कैनल्स, और सारी की सारी मतलब जो कम्युनिटी थी जो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे बेसिकली, तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी वो क्या नहरों को मेंटेन करने में लगी रही, क्योंकि उनको मतलब कि सिंचाई करनी है, तो बिना पानी के कैसे आगे मतलब कि एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर इंक्लूडेड वीट, किन किन चीज़ों का हो रहा था एग्रीकल्चर बेसिकली, है ना। तो वीट उगाया जा रहा था, बार्ले उगाया जा रहा था, डेट्स उगाए जा रहे थे, लेंटिल्स उगाए जा रहे थे और वेजिटेबल्स उगाए जा रहे थे। पढ़ा हमने अच्छी तरह।
है ना। तो एनसीईआरटी जो हमने अच्छे से पढ़ी थी उससे मैं पढ़ा था। सो अभी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है हमको, अपना मतलब कि अभी रिवीजन चला हुआ है। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, मेसोपोटामियंस ट्रेडेड विद एनाटोलिया, जो टर्की है। ओके, टर्की जो आजकल बोलते हैं, तो एनाटोलिया के साथ ट्रेड किया मेसोपोटामिया ने, ईरान के साथ किया, बहरीन के साथ किया, ओमान के साथ किया, अफगानिस्तान के साथ लेपिस लेजुली का उन्होंने ट्रेड किया। प्रेशियस स्टोन था लेपिस लेजुली एक, है ना, प्रेशियस ज्वेलरी थी एक। और वो इंपोर्ट क्या करते थे, टिम्बर इंपोर्ट कर रहे थे, कॉपर इंपोर्ट कर रहे थे, टिन इंपोर्ट कर रहे थे, और प्रेशियस स्टोन्स इंपोर्ट कर रहे थे, है ना। जस्ट रिवीजन के तौर पे बताया अभी, है ना। तो डिटेल में नहीं जा रहे अभी क्योंकि हम कर चुके हैं सारा। सो रिवाइज करना है बस अपने को। दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स, एक्सपोर्ट कर रहे थे टेक्सटाइल्स का, ग्रेन का, और क्या है, पोट्री का, बिकॉज ये उनके पास सरप्लस में थी, है ना। तो इनके पास ये थी ज्यादा, तो सरप्लस यदि होगा तो एक्सपोर्ट होगा। तो बेसिकली टेक्सटाइल्स का सरप्लस है, ग्रेन का है, और पोल्ट्री का है। तो बेसिकली जो बर्तन वगैरह जो बन रहे हैं उनका सरप्लस है, जो वहाँ मेसोपोटामियन लोगों की नीड है। तो उस नीड से ज्यादा मान लो कि पोल्ट्री बन रही है उधर। ओके, तो वो मतलब या फिर ग्रेन ज्यादा है उन लोगों के पास उनके नीड से ज्यादा, या फिर टेक्सटाइल्स उन लोगों के पास में ज्यादा है। सो प्रोडक्शन व्हेन एक्सीड्स कंजम्पशन, सो सरप्लस इज लेफ्ट। सो इसी के कारण क्या है, आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ना करें तो मार्केट भी बन सकती है ना, मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ओके, मार्केट यानी कि फिर यहाँ से मार्केट बनेगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, या फिर क्या होगा, ट्रेड होगा, या फिर क्या होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज होगी। ओके, तो एक्सपोर्ट किया जा रहा था टेक्सटाइल्स, ग्रेन, पोट्री। और ट्रेड कैसे किया जा रहा था, डोंकीज को यूज करके, कार्ट्स को यूज करके, और रिवर बोट्स को यूज करके, है ना। ये मान लो कि वाटरवेज में आ गया। और रोड, रोड्स का जो रास्ता होता है उससे डोंकीज को यूज करते थे और कार्ट्स को यूज करते थे। बात हो चुकी है सबकी, ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे अभी। दिस फॉर्म द बेस फॉर राइटिंग बिकॉज ट्रेड नीडेड रिकॉर्ड्स। तो इन सब कारणों के चलते हुए क्या हुआ, ये मतलब कारण बना कि उनको रिकॉर्ड्स रखने पड़ते थे। ट्रेड हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, मान लो कि एक्सपोर्ट हो रहा है अच्छा, इंपोर्ट भी हो रहा है अच्छा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स जो हो रही है, ट्रेड की जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ट्रेड ट्रांजेक्शन्स जो हो रही है, सो दोज ट्रांजेक्शन्स नीड टू बी रिकॉर्डेड। तो राइटिंग सिस्टम क्या है कि देखने मतलब राइटिंग सिस्टम फिर क्या है कि लोगों की मतलब कि जरूरत थी रिकॉर्ड करें ये डाटा, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना था उनको। तो नीड वाज कि ये ट्रेड ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। तो फॉर दिस राइटिंग कम्स इनटू यूज। तो इस यही मतलब कि जो रिकॉर्ड करने थे उनको, ट्रांजेक्शन, ट्रेड ट्रेड रिकॉर्ड करना था, ट्रेड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने थे। इसके कारण क्या होता है कि राइटिंग का ये बेस बनता है बेसिकली। सो राइटिंग उधर डेवलप होती है। तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, नेक्स्ट टॉपिक। तो मेसोपोटामिया वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू डेवलप राइटिंग। मेसोपोटामिया पहला शहर था, और सॉरी, मेसोपोटामिया पहली सभ्यता थी जिसने क्या, राइटिंग का डेवलप किया, राइटिंग का डेवलपमेंट किया, या फिर इन्वेंशन किया। ओके, तो स्टेज क्या थी राइटिंग की, पहले पिक्टोग्राफ्स, सिंपल ड्राइंग्स थी इधर, है ना। तो सिंपली ड्राइंग से कुछ समझाया जा रहा था, पिक्टोग्राफ्स। फिर सिंबल्स का यूज किया जाने लग गया, कि कोई सिंबल मान लो कि कुछ ऐसे बना रखा है, कुछ मान लो कि इस तरीके से बना रखा है, कोई सिंबल मान लो कि ऐसे बना रखा है ना, कोई कैसे कैसे। तो ये मतलब वैसा हूबहू वो नहीं है, बस ऐसे जैसे सिंबल कोई हम जानते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मान लो सिंबल्स का यूज किया गया। तो स्टेजेस है, पहले पिक्टोग्राफ्स यूज किए गए, सिंपल ड्राइंग्स, तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ समझाया जाता था लिख के। फिर सिंबल्स के थ्रू कुछ समझाया जाने लग गया। फिर क्या हुआ, क्यूनेफोर्म, यानी कि वेज शेप्ड स्क्रिप्ट थी। क्ले टैबलेट्स पे मान लो कि ऐसे क्ले का टैबलेट लिया, तो क्ले टैबलेट है उसको सुखाया ऐसे कोई शेप में, ये शेप है उसकी। और वो जब मतलब तो लिखने के बाद सुखाते थे बेसिकली। तो क्ले टैबलेट है, तो ये क्ले टैबलेट लिया इस शेप में, यानी मिट्टी को डाला है इस शेप में। और क्या करेंगे अब, ये मान लो मिट्टी जब तक गिली है तो इनके ऊपर एक रीड से बेसिकली, तो वो कोई शेप देने के लिए यूज की जाती थी। उस रीड से मान लो कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म यानी कि सिंबल्स ऐसे इन पे कुछ लिख देते थे। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का क्या है कि इधर फिर उदय होता है ना। तो ऐसे कुछ सिंबल्स लिखे जा रहे हैं, तो इनका मतलब कि सिंबल्स, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से अपने को समझ में आया, एक क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट बन जाती है। क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। मटेरियल क्या है, क्ले टैबलेट यूज किया गया था।
रीड स्टाइलस लिखने के लिए यूज किया जाता था, जैसे पेन यूज करते हैं आजकल हम, है ना, आगे से तीखा होता था रीड का स्टाइलस। जैसे कलम यूज करते थे, कलम दवात यूज करते थे मतलब कुछ सालों पहले। तो रीड स्टाइलस था ये, मतलब कि काठ का बना था और पेन की शेप का इतने छोटा था, और आगे से शार्प था, तीखा था बहुत। वंस ड्राई टेबलेट बिकम्स वेरी हार्ड, और ऐसे जैसे अब ये गीला है टेबलेट, इसके ऊपर कुछ लिख दिया गया है ऐसे रीड स्टाइलस से, तो वो स्टाइलस से लिखा है, यानी कि अंदर कुछ ना कुछ जो मिट्टी थी वो धस गई है ऐसे। अब इसको सूखने के लिए क्या है कि धूप में या सूरज में छोड़ देते, तब यानी कि अपने को एक रिटर्न रिकॉर्ड क्ले टैबलेट के रूप में सूखते ही वो वैसा परमानेंट देखने को मिलता था। तो ऐसे बहुत से टैबलेट्स क्या है कि जब एक्सकेवेशन हुए, आर्कियोलॉजी ने जब एक्सकेवेशन किए तो मिले हैं। तो इन्हीं की वजह से अपने को राइटिंग के एविडेंस मिले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या थी? क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेज शेप्ड मार्क्स। ओके, तो हमने देखा कि जैसे कि यूं अभी जैसे कि ये एक गीला टेबलेट है क्ले का, तो यहाँ से मतलब कि कुछ रीड स्टाइलस है उससे दबाया जा रहा है ऐसे। मान लो कि ये रीड स्टाइलस है, मान लीजिए पेंसिल जो है, और ऐसे मतलब कि कुछ इससे गिल्ली मिट्टी पे जैसे आगे से जो शार्प एज है, आगे से जो मतलब जो शार्प है ये रीड, जो स्टाइल रीड स्टाइलिश है, जब ये मिट्टी में ऐसे लगाया जाएगा, धसाया जाएगा, तो उस वे से क्या है कि मिट्टी में ऐसे प्रेशर से दिखा जा रहा था, तो कुछ शेप दी जा रही थी, मतलब है ना। तो मतलब ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना होता, तो जैसे मतलब कि मिट्टी में किसी को कुछ लिखना हो तो आइडिया अपने को है कि मिट्टी में कितना प्रेशर लगाए तब क्या कि अच्छी तरीके से लिखा जा सके और कोई इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो, बेसिकली सिंबल्स अच्छे लिखे जा सके, राइटिंग अच्छी की जा सके यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या है कि ऐसे वेज शेप मार्क्स यूज किए जा रहे थे लिखने के लिए। ईच साइन रिप्रेजेंटेड है सिलेबल, है ना, हर एक साइन क्या है सिलेबल को रिप्रेजेंट करता था, जैसे का, ला, में। ओके, जैसे कुरेश लिखा था हमने तो ऐसे लिखा, कु, रा, ऐश, इस तरीके से। तो कोई सिंबल इसका, कु का एक सिंबल लिख दिया, रा का एक सिंबल लिख दिया, ऐश का एक सिंबल लिख दिया। ओके, है ना, तो एग्जैक्ट सिंबल नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, तो वो हिस्टोरिकल सोर्सेज से आप देख लेना क्या है। लेकिन अपने बस हाइपोथेटिकली देख रहे हैं, एक कंसिडर करके मान लो इसका कोई सिंबल इस तरीके से लिख दें, इसका मान लो कि इस तरीके से कुछ लिख दें हम, और इसका मान लो हमने कि ऐश का हमने कि कुछ इस तरीके से सिंबल लिख दिया। तो बेसिकली हम देख रहे हैं, मान लो कि ऐसे, तो जो बोलने में अपने को कु, है ना, रा, ऐश, है ना, तो जो बोलने में जैसा भी मतलब कि अपना वाचन होता है बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिंबल्स बने हुए थे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में, है ना। तो ये एक विशेषता हमने देखी, तो इसलिए कोई अल्फाबेट्स की जरूरत नहीं पड़ी बेसिकली। अब अल्फाबेट है तो हम मतलब कि ABCD, तो उनसे मतलब कि जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं जैसे कि थीटा लिखते हैं, तो ये मतलब कि है ना, तो वो फोनेटिक्स की बात होगी। हेलो, तो फोनेटिक्स यानी कि जो साउंड सिस्टम हमारा वो वाली बात होगी। तो जैसे इंग्लिश में फोनेटिक्स यूज करते हैं वैसे ही क्या है कि जो साउंड थी, है ना, तो ईच साइन रिप्रेजेंटेड है सिलेबल। सिलेबल यानी कि जो बोलने में जैसे यूज किया जाएगा कुछ भी, वैसा ही उसके कोरस्पॉन्डिंग सिंबल यूज किया जा रहा था, इसलिए कोई अल्फाबेट्स की जरूरत नहीं पड़ी। हंड्रेड्स ऑफ साइंस डिफिकल्ट टू लर्न। तो बेसिकली दूसरा डिसएडवांटेज ये था, ये बहुत से ऐसे साइंस बनाने पड़ते थे फिर हर एक मतलब साउंड के, हर एक जैसी भी साउंड हो, जैसे कू की साउंड है एक सिंबल बना, रा की कोई साउंड है एक सिंबल बना, ऐश की कोई साउंड है तो एक सिंबल बना। तो ये मतलब स्क्राइब्स हमने देखा चैप्टर में, तो कौन थे स्क्राइब्स? रिवीजन करते हैं इसका। पीपल स्पेशली ट्रेन टू रीड एंड राइट, वो लोग जिनको ट्रेन किया गया था स्पेशली रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, ओके, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, है ना। तो हम देख पा रहे हैं भाई, अल्फाबेट्स है नहीं, है ना, और बहुत से मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं, है ना, सिलेबल, ईच साइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक सिलेबल के द्वारा। तो एंड थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स चाहिए थे, वो थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स पहले सीखने पड़ेंगे। फिर कुछ लिखा है तो वो मतलब कि वो पढ़ना आना चाहिए वो सिंबल। अब पढ़ना तब आएगा वो सिंबल जब याद हो, जो सिंबल को देख के जो अपने को सिलेबल याद आ जाए उससे जोड़ के एक वो मतलब कि साउंड बन जाएगी। तो जैसे ऐसे कुछ मतलब क्ले टैबलेट पे लिखा है, तो इसके रिलेटेड जो कुछ भी साउंड है उसको मतलब समझना, है ना, फिर ऐसे कुछ साउंड है उसको समझना, ऐसे कोई साउंड है उसको समझना। तो बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स यूज किए जा रहे थे, एक तो ये ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, लिमिटेशन भी बोल सकते हो। तो इसलिए हर किसी के बस के बात नहीं थी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को सीखना और आगे उसको रीड करने के लिए और राइट करने के लिए यूज करना। तो ये स्क्राइब्स का बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना गया था उस टाइम। लर्न हंड्रेड्स ऑफ साइंस थ्रू लॉन्ग ट्रेनिंग, तो इनको सैकड़ों क्या है कि साइंस लर्न करने पड़ते थे स्क्राइब्स को, तभी मतलब कि वो अच्छे स्क्राइब्स होते, तभी उनको पढ़ना लिखना आ सकता था, जब वो क्या करे हंड्रेड्स ऑफ साइंस लर्न करते थे लॉन्ग ट्रेनिंग के थ्रू। लॉन्ग ट्रेनिंग होती थी बेसिकली, साइन उनको याद करना है हमेशा, मतलब आगे फिर लिखने में यूज भी करना है, पढ़ने में भी मतलब कि वो पढ़े तब उनको समझ में आना चाहिए।
है ना। तो इसलिए मोस्ट पीपल वर इलिटरेट, सो स्क्राइब्स रेड राइट ऑन देयर बिहाफ। तो इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं थी, ज्यादातर लोग इलिटरेट रह गए थे। और इसी कारण क्या है, स्क्राइब्स जो थे, है ना, इनका रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना गया था उस टाइम। ये रीड करने का, राइट करने का काम करते थे। तो जो अनपढ़ लोग थे, जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो इन स्क्राइब्स के थ्रू क्या है कि रीड और राइट करवाते थे बेसिकली। तो राइटिंग के यूजेस क्या है, उस समय मेसोपोटामिया में राइटिंग के क्या यूजेस थे। राइटिंग वाज यूज्ड फॉर ट्रेड रिकॉर्ड्स, देखा हमने। दूसरा, लैंड ट्रांसफर्स, भाई भूमि खरीदी है या भूमि बेची है, जो लैंड ट्रांसफर के रिकॉर्ड है वो भी लिखित, मतलब कि कोई ना कोई लीगल मेथड तो होना चाहिए। तो लैंड ट्रांसफर्स, तो उनमें मतलब राइटिंग का यूज किया जा रहा था। टैक्सेशन में, टैक्स कैसे लिया जाना है, तो टैक्स कितना आ गया है, टैक्स के मतलब टैक्सेशन रिलेटेड जो भी, मतलब कि जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वैसे टैक्सेशन रिलेटेड कोई टैबलेट हो, ओके, कितना टैक्स कहाँ से वसूल कर लिया, कितना करना है, कितना, जैसे क्या टैक्स की क्या पॉलिसी होगी, कुछ लिखना है, सबको बताना है। ओके, सो टेम्पल अकाउंट्स, तो वो मतलब कि राइटिंग, दो टैबलेट्स यूज किए जा रहे थे टेम्पल अकाउंट्स के लिए। राजा के आदेश के लिए, किंग्स ऑर्डर्स के लिए, मतलब कि टैबलेट्स यूज किए जा रहे थे, क्ले टैबलेट्स। लॉज के लिए क्ले टैबलेट्स यूज किए जा रहे थे। पोएट्री, लिटरेचर और हाइम्स के लिए यूज किए जा रहे थे। डिक्शनरीज और स्कूल टेक्स्ट के लिए क्या है कि टैबलेट्स यूज किए जा रहे थे। तो राइटिंग से फायदा ये हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, है ना। तो प्रभावशाली तरीके से काम होने लगे, जल्दी काम होने लगे, बेसिकली टाइम नहीं लगता था। तो एफिशिएंट तरीके से काम होने लग गए। मेमोरी क्या है कि जैसे कि लोगों की बड़े जो स्क्राइब्स थे बेसिकली, तो वो हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स यूज कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेनिंग के बाद में। तो इतने मतलब कि वो बेसिकली मेमोरी भी स्वाभाविक है बढ़ेगी। तो राइटिंग इंक्रीज एफिशिएंसी, मेमोरी, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा उधर का। राइटिंग से मतलब लिखित में जो दस्तावेज हो जाए, वो क्ले टैबलेट्स के रूप में थे, तो क्या है कि वहां पे अपने को पता लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा बेसिकली। तो राइटिंग इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। कनेक्टिविटी, ओके, कनेक्टिविटी बड़ी, ट्रेड से कनेक्टिविटी हो जैसे, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हो कनेक्टिविटी, है ना। तो ट्रेड इंटरनल है, तो फिर इंटरनल जो भी मतलब कि रीजन कनेक्टेड और ट्रेड से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बनेगी कनेक्टिविटी उधर, है ना। कनेक्टिविटी जहां जहां फिर आगे इंटरनली, जैसे कि एक कोई मतलब की टेरिटरी है, साम्राज्य है, उसमें ट्रेड हो रहा है, तो वो मतलब कि वहाँ पे ट्रेड के थ्रू जो मतलब कि कनेक्शन हुए, कनेक्टिविटी बढ़ी। या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में सामान भेज रहे हैं, उनसे कनेक्शन बन रहे हैं, या दूसरे कंट्री या दूसरे मतलब कि साम्राज्य से कुछ इंपोर्ट आ रहा है, तो उनसे कनेक्शन बन रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बढ़ी राइटिंग की वजह से। नेक्स्ट, लिटरेसी। वेरी फ्यू पीपल कुड रीड और राइट बिकॉज स्क्रिप्ट वाज कॉम्प्लेक्स। बहुत ही कम लोग क्या है कि पढ़ लिख पाते थे, क्योंकि जो क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट थी बहुत ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स थी। साइंस थे बहुत ज्यादा, हंड्रेड्स ऑफ साइंस थे जिनको मेमोराइज करना पड़ रहा था। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग थी बेसिकली। एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मतलब कि इतना मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स याद करना बेसिकली, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, उनको अच्छी मतलब कि बहुत समय भी लगाना पड़ेगा, रिगोरस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके इतने सिंबल्स याद होंगे। तो जो सिखाने वाला मास्टर होगा, है ना, यानी कि जो नॉलेज का ज्ञाता होता है, मास्टर बोलिए उसको, तो सिखाने वाला जो गुरु होगा, वो क्या है, मान लो कि जो एजुकेशन जो जिसको दी जाएगी, तो बेसिकली एजुकेशन वो देखा हमने, तो जो एलिट्स थे बेसिकली, और जो मतलब कि एरिस्टोक्रेसी से जुड़े हुए थे, एरिस्टोक्रेसी, या फिर मान लो कि जो किंग से जुड़े हुए थे, वही लोग इसमें आ रहे थे आगे सीखने के लिए। तो बहुत से मतलब कि कारणों के चलते हुए ये एक्सपेंसिव बन गई थी एजुकेशन, है ना। ये नाम लिखे इनसे मतलब कि जस्टिफाइड है, पॉइंट नंबर वन। तो अरिस्टोक्रेट लोग है, एलिट लोग है, अमीर लोग है, पैसा है, किंग है, तो बेसिकली और अपने को समझ में आ रहा है। तो ये लोग अपना स्टेटस आगे मतलब कि दिखाने के लिए, हाई करने के लिए कुछ पढ़ते थे, ज्यादातर तो नहीं पढ़ते थे, कुछ ही पढ़ते थे। कई किंग भी मेसोपोटामिया में अनपढ़ देखने को मिले, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ये पढ़ने लिखने का तरीका। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ऊपर से अच्छे गुरु भी होंगे, तो अच्छी मतलब कि वो भी कहीं से सीख के आएंगे। तो दूसरे कारण एजुकेशन क्वालिटेटिव थी, क्वालिटी के कारण भी क्या एक्सपेंसिव थी, है ना। तो इतने मतलब रीजन काफी है, बाकी ज्यादा मायने नहीं है ज्यादा एक्सप्लेन करने की। ओनली स्क्राइब्स, किंग्स एंड ऑफिशियल्स लर्न राइटिंग, है ना। सिर्फ स्क्राइब्स थे, किंग्स थे, और कुछ किंग के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने लिखना सीखा, बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव एंड बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड। तो एक्सपेंसिव थी ये, पॉइंट नंबर वन। और सबसे जो अहम, ये तो 2 नंबर पॉइंट बोलेंगे इसको, सबसे जो मतलब कॉम्प्लेक्स, सबसे जो बड़ा रीजन बोल सकते हैं, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स थी ये, मतलब स्क्रिप्ट, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण भी क्या है कि लोग इसको मतलब कि हर एक आमजन इसको नहीं सीख पा रहा था बेसिकली। लोग इतना टाइम, इतना मतलब कि इंटेलेक्चुअल एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे थे इसमें। दूसरा, एक्सपेंसिव भी था। तो इन सब कारणों से क्या है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्राइब्स, तो उनका तो काम ही पढ़ने लिखने का था, प्रोफेशन था उनके लिए। किंग्स क्या कि स्क्राइब्स के थ्रू काम करवाते थे, तो ये भी बात होगी। और कुछ राजा, मतलब हर एक राजा नहीं, कुछ राजा क्या पढ़े लिखे थे, और कुछ ऑफिशियल्स क्या है वो पढ़े लिखे थे।
मतलब उन्होंने सीखा। तो कोई पढ़ा लिखा क्या है, पहले सीखे, तो उन्होंने की मतलब कि राइटिंग सीखी बेसिकली स्क्राइब से, या फिर जो मास्टर सिखाने वाले थे उनसे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, अर्लीस्ट लैंग्वेज थी सुमेरियन लैंग्वेज, और सुमेरियन लैंग्वेज बाद में रिप्लेस कर दी जाती है अकेडियन लैंग्वेज के द्वारा। बोथ यूज्ड यूनिफॉर्म राइटिंग, दोनों ही लैंग्वेज सुमेरियन और अकाडियन क्या है कि यूनिफॉर्म राइटिंग यूज करती है ना। अकेडियन राइटिंग कंटिन्यूड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, और बाद में स्टार्टिंग में सुमेरियन लैंग्वेज थी, बाद में अकेडियन आ गई थी सुमेरियन को रिप्लेस करके। अब जो अकेडियन राइटिंग है ये लगभग आगे 2000 साल तक क्या कंटिन्यूएशन में रहती है, इसको यूज किया जाता है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीज रिक्वायर्ड प्लानिंग, है ना। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो जो शहर थे प्लानिंग जरूरी थी वहाँ पे। तो प्लानिंग कहाँ कहाँ पे की जा रही थी, इरिगेशन मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो था ही बैकबोन बेसिकली मेसोपोटामियन इकोनॉमी का, ट्रेड का। तो इरिगेशन मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, थर्ड पॉइंट रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करनी है, फोर्थ पॉइंट टैक्सेशन कैसे करना है, एंड फिफ्थ पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर कैसे करना है। सिटीज की मतलब की जो प्लानिंग थी, ठीक है, तो सिटीज को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव की साइट भी यूज किया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी यूज किया जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा रखना है तो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट नंबर वन, टैक्सेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, और दूसरा फूड, नेक्स्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन और इरिगेशन मैनेजमेंट। ये सब क्या है कि प्लानिंग में उधर मतलब कि उनके एजेंडा थे बेसिकली, जो सिटी प्लानर थे उनके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन रेन थ्रू किंग्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था उस टाइम, किंग कर रहे थे, प्रिस्ट्स कर रहे थे। टेम्पल्स का भी अच्छा खासा हमने योगदान देखा है, टेम्पल्स रिलीजियस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज किए जा रहे थे। तो टेम्पल से मतलब प्रिस्ट, तो प्रिस्ट मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में आए, पावर में आए, और किंग, तो वो तो मतलब कि किंग का तो मतलब अपने को पता ही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा किंग के थ्रू ही होगा। और जो टेम्पल के ऑफिशियल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे थे, और जो स्क्राइब्स थे बेसिकली राजा को पढ़ के कुछ सुनाते थे, पढ़ के लिख के, या फिर बाकी जो किन्हीं को सिखाने वाले थे वो स्क्राइब्स ही थे, पढ़ना लिखना। तो इसमें मतलब कि गिने चुने लोग आ रहे थे। और बाकी मतलब कि जो राज दरबार में राजा का कोई आदेश आता, उसको पढ़ना होता, वो स्क्राइब्स करते थे। राजा की तरफ से कुछ लिखना होता, आगे कुछ भेजना होता किसी और को, तो वो कौन स्क्राइब्स करते थे। तो अनमरकर एंड द ओरिजिन ऑफ राइटिंग एक एपिक स्टोरी है ना। तो ये हो चुका है डिस्कस बहुत अच्छी तरह। तो अनमरकर और राइटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्ली ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड एरेट। तो अनमरकर की जो स्टोरी है ना, तो ये एपिक स्टोरी है। एक अर्ली ट्रेड हुआ डिस्टेंट लैंड एरेटा में। मैसेंजर गॉट टायर्ड रिमेम्बरिंग लॉन्ग मैसेजेस। तो मैसेंजर जो भेजा गया था एरेटा जगह पे, एरेटा लैंड पे, तो राजा का जो संदेश था वो संदेश ही भूल जाता है, बहुत बड़ा संदेश था, बहुत बड़ा मैसेज था। तो अनमरकर किंग जो भेजता है, किंग अनमरकर रोड द मैसेज ऑन क्ले, फर्स्ट यूज ऑफ राइटिंग मिथिकल एक्सप्लेनेशन। यानी कि किंग अनमरकर ने अपना दूत भेजा एरेटा लैंड, एरेटा का जो मतलब कि प्रमुख था, प्रधान था, उसको एक मैसेज भेजा अपने दूत के द्वारा। रास्ता इतना लंबा था वो दूत भूल भूल जाता है। जब वो एरेटा पहुंचता है तो जो अनमरकर का जो मैसेंजर था, दूत था, वो उसका मैसेज ही भूल गया, है ना। तो बाद में अनमरकर को लगा कि क्यों ना मैं लिख के भेजूं वहां का जो दूत है उसको कुछ। तो अपने मतलब मैसेंजर को उसने अगली बार जैसे कि कुछ लिख के भेज देता है वो। तो जब आगे, तो अभी इतना ही मतलब कि मतलब एनसीईआरटी जब पढ़ा था, तब हमने ये भी देखा था आगे, जो वहाँ का मतलब कि एरेटा का जो मतलब कि प्रमुख था, तो एरेटा का जो प्रमुख वो समझ नहीं पाता है जो टैबलेट यानी कि क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। तो क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट उसको समझ में नहीं आई, और वो कहता है क्या मतलब कि ये नाखूनों के नाखून जैसे कि मान लो कि कोई गिल्ली मिट्टी पे लग जाए, नाखूनों से दबाव दिया जाए ऐसे गिल्ली मिट्टी पे, वो कहता है कि जैसे नाखूनों से कुछ ना कुछ ऐसे शेप्स बना रखी हो। कहता है कि ऐसे में ये क्या है, मैं नहीं समझता। तो बेसिकली वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट यूज ऑफ राइटिंग अपने को इधर एक मिथिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है इधर, कि मिथिकल एक मतलब पोएम, मिथिकल एक स्टोरी है, एपिक स्टोरी है। तो इस मिथिकल एपिक स्टोरी में ये बताया गया, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस ऐसे देखने को मिला कि जैसे किंग ने पहली बार अपना संदेश भिजवाने के लिए कैसे दूसरे मतलब जगह के जो प्रमुख को कैसे अपना संदेश भिजवाया रिटर्न फॉर्म में, प्ले टैबलेट को यूज करके क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट के क्यूनेफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू। तो मेसोपोटामियन सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी डिवाइडेड थी मतलब कि रूलिंग क्लास में, अपर क्लास में, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में और स्लेव्स में। रूलिंग क्लास में किंग और प्रीस्ट थे, अपर क्लास में रिच फैमिलीज और मर्चेंट्स थे, मिडिल क्लास में ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट वर्कर्स, है ना। ट्रेडर्स है, और यानी कि जो अलग अलग किस्म के मतलब कि जो काम करने वाले लोग थे, एक्सपर्टीज अलग अलग लोगों की थी, कोई ज्वेलरी बनाने वाला है, कोई मतलब कि और अपने टूल्स बनाने वाला है, कोई मान लो कि काठ का काम करने वाला है, तो क्राफ्ट वर्कर्स थे इस तरीके के। लोअर क्लास फार्मर्स थे, और मतलब लोअर क्लास में फार्मर्स थे और लेबरर्स थे, मजदूर थे। और फिफ्थ क्लास की स्लेव्स थी। तो स्लेवरी सिस्टम भी उस समय मतलब कि रिकॉर्ड से पता लगा अपने को, जो रिटर्न रिकॉर्ड मिले उनसे। फैमिली लाइफ
क्या थी उस समय की? पैट्रियार्किकल, मेल डोमिनेटेड, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष सत्तात्मक समाज था, मेल डोमिनेशन था, मेल डोमिनेटेड वहाँ की सोसाइटी थी, और इनहेरिटेंस सिस्टम था उधर बेसिकली। तो आजकल जो जैसे देखते हैं इनहेरिटेंस सिस्टम, तो इस तरीके का कुछ मतलब कि आज जैसा नहीं तो कुछ मतलब कि उस तरीके का इनहेरिटेंस सिस्टम था बेसिकली। तो जैसे कि एक पिता के बाद में आगे पुत्र को कितना इनहेरिटेंस में मतलब कि प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा, वेल्थ मिलेगी, ऐसी इनहेरिटेंस सिस्टम थी। और वो मतलब कि बकायदा की विल्स वगैरह भी वैसे ही लीगल उनका मतलब आगे वो रिटर्न सोर्स जो प्ले टैब्लेट्स पे ऐसे लिखे हुए प्रमाण मिले, जब क्या मतलब आर्कियोलॉजी ने एक्सकेवेशन की थी। हाउसिंग एंड डेली लाइफ कैसी थी उधर? हाउसेस क्या है कि मड ब्रिक के बने हुए थे, रूम्स बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड, तो एक ओपन कोर्टयार्ड के अराउंड क्या रूम्स बने हुए थे। डेली लाइफ इंक्लूडेड पोट्री मेकिंग, है ना, आम जो जिंदगी थी, डेली लाइफ थी बेसिकली, उसमें पोट्री मेकिंग हो रही थी, वीविंग हो रही थी, फार्मिंग हो रही थी, राइटिंग हो रही थी, और वर्शिप हो रही थी टेम्पल्स में। सब डिस्कस हो चुका है हमारा, है ना, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होंगे। मेसोपोटामियन रिलीजन क्या था? पोलिस्थेटिक, पोलिथियस्टिक, सॉरी। सो मतलब कि हम बात कर चुके हैं, एक क्या है पोलिथियज्म है, एक जैसे मोनोथियज्म है। मोनोथियज्म बिलीव करता है कि ओनली वन गॉड, ओनली वन गॉड। मान लो बहुत से मतलब कि मल्टीपल गॉड्स, या फिर बहुत बहुत से देवताओं को, देवियों को, बहुत से, तो जैसे कि मल्टीपल गॉड्स बोल दिया, है ना, तो वो मल्टीपल गॉड्स को ऐसे पूजा जाए जहाँ पे, या फिर बहुत से मल्टीपल देवी देवताओं को पूजा जाए, तो उस मतलब कि रिलीजन को बोलते हैं पॉलीथियस्टिक रिलीजन, है ना, या फिर पॉलीथियज्म बोल देते हैं। पॉली यानी कि मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और मोनो यानी कि वन, मोनो मीन्स वन। तो मोनोथियज्म में विश्वास, जैसे कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, ओके। सो क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन मोनोथियज्म, इस्लाम बिलीव्स इन मोनोथियज्म, है ना। तो इनके आगे चैप्टर्स भी है हिस्ट्री में, तो जो नेक्स्ट चैप्टर्स है रोमन एम्पायर और जो इस्लामिक कैलिफेट जो स्टडी करना है, तो आगे जो क्रूसेड्स वगैरह हुई थी, है ना, बाद की बात है वो। तो बेसिकली मेसोपोटामियन रिलीजन था, पॉलीथियस्टिक रिलीजन था, मैनी गॉड्स में बिलीव करते थे ये, गॉड्स ऑफ स्काई, है ना, आसमान का देवता, पानी का देवता, अर्थ का देवता, अर्थ का देवता, और क्या है कि वायु का देवता। टेम्पल्स को जिगोराट्स बोला जाता था। तो टेम्पल्स वर नोन एज जिगोराट्स, वर रिलीजियस सेंटर्स, और टेम्पल्स क्या है कि रिलीजियस सेंटर्स थे। रिचुअल्स परफॉर्म फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी, रिचुअल्स किए जाते थे, मतलब कि यूं कुछ विधियां थी टेम्पल्स में की जाती थी, है ना, तो वो क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए, कि देवता क्या है कि प्रोटेक्शन देंगे उनको, और क्या उनको खुशहाली देंगे, इसलिए क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी रिचुअल्स परफॉर्म, रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे टेम्पल्स में या जिगोराट्स में। मेसोपोटामियन लॉ, किंग्स इश्यूड लॉस, लैंड डिस्प्यूट्स, लोन्स, वेजेस, स्लेव्स, है ना। तो मेसोपोटामिया का लॉ कैसा था बेसिकली? तो किंग क्या है वो लॉ इशू करता था, कानून बनाता था, लॉज इशू करता था। तो किंग्स इशूड लॉज, लैंड डिस्प्यूट्स, लोन्स, वेजेस, स्लेव्स, मैरिजेस, प्रॉपर्टी, ऑल गवर्न, है ना। तो किंग क्या क्या गवर्न कर रहा था? तो मेसोपोटामियन लॉ की बात करें हम, तो किंग लॉ इशू करता था, पॉइंट नंबर वन। जितने भी लॉज थे, कानून थे, इशू हो रहे थे किंग के द्वारा। और ये मतलब कि लॉ गवर्न कैसे करते थे लोगों को? लैंड डिस्प्यूट सुलझाते थे, लोन्स के, मान लो कि कोई लॉ बनाने हैं, लोन्स के लॉ उनको मतलब कि दिए जाते, है ना। तो जो लॉज का डोमेन था, लॉज का जो मतलब कि लॉज क्या क्या कवर कर रहे थे, तो जो लॉज थे उस समय के लैंड डिस्प्यूट्स मतलब कि सेटल कर रहे थे, लोन्स का मतलब कि जो तो मतलब कि जो लॉज थे उनका उनका डोमेन क्या था? तो लॉज का डोमेन था उस समय लैंड डिस्प्यूट्स, लोन्स, वेजेस, है ना। तो मतलब कि डेली किसको कितनी मतलब कि मजदूरी देनी है, वेजेस देने हैं, या फिर और कोई किसी को बेसिकली कितने पैसे काम के देने हैं। स्लेव्स को मतलब कि स्लेव्स के जो लॉज हो वो जो लॉज बनते थे वो मतलब कि जो लॉज थे वो स्लेव्स स्लेव्स लॉज थे, उनको मतलब कि किंग मतलब कि इशू कर रहा था, है ना। प्रॉपर्टी लॉज थे ये सारे मतलब कि, तो बेसिकली गवर्न किए जा रहे थे गवर्नेंस के लिए। तो किंग इशूड लॉस रिगा किंग यूज टू इशू लॉस फॉर लैंड डिस्प्यूट्स, लोन्स, वेजेस, स्लेव्स, मैरिज, प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या है कि गवर्न किया जा रहा था किंग के द्वारा लॉज बना के। पॉपुलर एग्जांपल्स है हैमूराबीज लॉ, हैमूराबीज लॉ कोड, नॉट इन डीप डिटेल, है ना। तो जैसे एक एक इसका पॉपुलर एग्जांपल है, जो मतलब कि लॉ उस समय कैसे मतलब कि यूज किए जा रहे थे। तो लॉज मान लो कि राजा ने बनाए, तो उसका एक एग्जांपल है हैमूराबीज लॉ कोड। तो ये लॉ कोड है, ये एक बनाया था, ज्यादा डिटेल में नहीं है, एनसीईआरटी में अपने मतलब काम का नहीं है बेसिकली। लॉ कोड अपने को देखने को मिल रहा है बेसिकली, बस एक एग्जांपल है इसका। तो जो लॉ मतलब कि किंग इशू कर रहे थे, तो उनमें बहुत से लैंड डिस्प्यूट्स के मतलब लॉ थे,
लोन्स के लॉज थे, वेजेस के लॉज थे, स्लेव्स के लॉज थे, मैरिज के लॉज थे, प्रॉपर्टीज के लॉज थे, है ना। तो मतलब कि ये और या फिर इनको लॉज के थ्रू गवर्न करते थे, ऐसे ऐसे ये सारे मुद्दे गवर्नेंस के मुद्दे थे। और दूसरा पॉपुलर एग्जाम्पल थे, पॉपुलर एग्जाम्पल है जैसे एक हैमूराबी का लॉ कोड, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं, एनसीईआरटी में। इंपॉर्टेंस ऑफ मेसोपोटामिया, तो इसका एक एग्जाम्पल हमने मतलब कि लॉज का देख लिया, एक एग्जाम्पल था हैमूराबी का लॉ कोड। इंपॉर्टेंस ऑफ मेसोपोटामिया इन वर्ल्ड हिस्ट्री, मेसोपोटामिया का पूरे विश्व के इतिहास में क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। तो जो फर्स्ट सिटीज देखने को मिले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिले, फर्स्ट राइटिंग मेसोपोटामिया में देखने को मिली, फर्स्ट लीगल सिस्टम्स मेसोपोटामिया में देखने को मिले, फर्स्ट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, सो फर्स्ट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया में देखने को मिला, अर्ली ट्रेड नेटवर्क्स मेसोपोटामिया में देखने को मिला, और अर्ली मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज कहाँ अपने को मेसोपोटामिया में देखने को मिली।